पिछली वीडियो में हमने मिस्र के राजनीतिक विशेषताएं व प्रशासनिक विशेषताएं, नंबर 2 आर्थिक विशेषताएं की या आर्थिक जीवन या आर्थिक देन के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मिस्र का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, या कहें कि सामाजिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, या तीसरे नंबर पर कह सकते हैं कि सामाजिक देन, धार्मिक देन और आर्थिक देन। तो इसमें सबसे पहले आता है सामाजिक स्वरूप या सामाजिक जीवन। हम इसको सामाजिक स्वरूप, सामाजिक जीवन, सामाजिक विशेषता या सामाजिक देन, किसी भी रूप में क्वेश्चन आए हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक विभाजन। उच्च वर्ग को प्रथम स्थान प्राप्त था। सामाजिक जीवन में जो उच्च वर्ग होता है, तो वर्ग बटे हुए थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ऐसे वर्ग होते हैं। तो सबसे ऊपर है उच्च वर्ग, जिसको प्रथम स्थान प्राप्त था। इस वर्ग में फराहो या राजा, दूसरे नंबर पर राज परिवार के सदस्य, पुरोहित, उच्च अधिकारी, सेनापति, बड़े बड़े जमींदार, प्रधानमंत्री आदि लोग आते थे। फर्राहो एवं राज परिवार के सदस्य ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और मिस्र के प्रशासन पर भी उनका अधिकार था। फर्राहो को मिस्र समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था। उसे ईश्वर का पुत्र माना जाता था। वे बड़े बड़े महलों में रहते थे, जो विलासपूर्ण वस्तुएं, शराब, मेवे, फर्नीचर आदि से भरे पड़े रहते थे। फर्राहो के पश्चात समाज में पुजारी वर्ग का बहुत बड़ा सम्मान था। पुरोहित को दान दक्षिणा में बहुत सारा धन प्राप्त होता था। सम्राट रमेसेस तृतीय ने पुरोहितों को बहुत धन दान में दिया था। इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। मिस्र की समस्त आबादी के 3% लोग इनके गुलाम थे। मिस्र की कुल भूमि का 70वां भाग इनके पास था और इनके अतिरिक्त बड़े बड़े जमींदार वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। नंबर 2 आता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, इसमें व्यापारी, लिपिक, शिल्पी, सरकारी नौकर आदि शामिल थे। प्राचीन युग में उनकी स्थिति कैसी थी, इस बारे में विशेष जानकारी नहीं है। वो पैपिरस पत्थर जिससे उनके विषय में ज्ञान हो सकता था, वे नष्ट हो गए हैं। मध्यकाल में 12वें राजवंश के समय में लिपि का प्रभाव बढ़ने लगा था। मिस्र की कठिन लिपि में इन्हें निपुणता थी, इसीलिए इनका समाज में आदर बढ़ गया था। इस वर्ग का जीवन शांतिपूर्ण एवं सादा था। व्यापारी दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे। व्यवसायी विभिन्न उद्योग धंधों में लगे हुए थे। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में किसान, मजदूर, दास लोग आते थे। समाज में इन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी। कृषक और मजदूर एक तरह से गुलाम सा जीवन व्यतीत करते थे। इनसे खेती के कार्यों में काम लिया जाता था। कृषकों, दास एवं मजदूरों से बेगार लेने की प्रथा प्रचलित थी। उस समय उपज का 1/10 से 1/20 भाग कर के रूप में लिया जाता था। बेगार को हम लेंगे कि जो मेहनताना वगैरह ना दिया जाए और काम लिया जाए, वो होगा बेगार। यानी कि कहें कि मजदूरी ना दें और काम लें तो वह बेगार हो जाता है। मजदूर भी अनेक प्रकार के कार्य करते थे। उन्हें कठोर परिश्रम के बावजूद पूरी मजदूरी नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि उनके पास खाने को भोजन और पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे। दासों को उस समय युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था। उनसे भी विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते थे। मिस्र वासियों को दास नहीं बनाया जाता था, परंतु मिस्र राज्य में कानून की दृष्टि में सभी लोग समान थे। कोई भी व्यक्ति अपनी दशा को सुधार कर दूसरे वर्ग में प्रवेश कर सकता था, यानी कि निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ जा सकता था। उसके बाद आता है पारिवारिक जीवन। अगला जो पॉइंट है वो है पारिवारिक जीवन। पहला पॉइंट था सामाजिक जीवन, दूसरा पॉइंट है पारिवारिक जीवन। तो इसमें पारिवारिक जीवन में हम लेंगे
कि मिस्र के समाज में सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। एक परिवार में माता पिता तथा बच्चे इत्यादि होते थे। परिवार में सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति या पिता मुखिया कहलाता था। वह परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता था और उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार प्राप्त था। मिस्र में के संपन्न परिवारों में बहुविवाह प्रथा, साधारण परिवारों में एकल विवाह प्रथा प्रचलित थी। तलाक देने और लेने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को प्राप्त था। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक विशेषता में नारी की स्थिति। मिस्र के समाज में नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। समाज में माँ, बेटी और पत्नी के रूप में महिलाओं को एक विशेष आदर प्राप्त था। मिस्र में महिलाएं घर की चारदीवारी में बंद नहीं थी, वे सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी। मिस्र से प्राप्त भित्ति चित्रों में उन्हें पुरुषों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर विचरण करते हुए दिखाया गया है। यह स्त्रियों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। वे पिता की संपत्ति में भाइयों के समान उत्तराधिकारी होती थी और व्यापार एवं व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में भी भाग लेती थी। राज्य के उत्तराधिकारी होने के कारण उन्हें राज सिंहासन पर बैठने और राजा का पद प्राप्त करने का भी अधिकार था। महारानी हरसेपसूट ने मिस्र में सुदृढ़ शासन चलाया था। स्त्रियों को तलाक का अधिकार था तथा पर्दे की प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। विवाह के मामले में भी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। प्रशासनिक, सामाजिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों में स्वतंत्र रूप से महिलाएं भाग लेती थी। विवाह संस्कार में पुरुष अपनी पत्नी को उसकी हर बात मानने का वचन देता था। प्राचीन मिस्र में भाई बहन में विवाह होता था और इस प्रकार कहा जा सकता है कि मिस्र में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद आता है सामाजिक जीवन या विशेषता में खान पान। मिस्र के लोगों को खान पान पौष्टिक व स्वादिष्ट था। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी लोगों को भोजन में गेहूँ, चावल, जौ, दूध, दही तथा मांसाहारी लोग सूअर, घड़ियाल तथा मछली का मांस खाते थे। फल व मिठाइयों का भी प्रयोग किया जाता था। शराब का भी सेवन खान पान में होता था। निम्न वर्ग के लोगों का भोजन बड़े ही साधारण ढंग का था। वस्त्र व आभूषण, अगला पॉइंट है मिस्र के लोग ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आरंभ में उनके वस्त्रों में तड़क भड़क नहीं पाई जाती थी, परंतु धीरे धीरे उनके वस्त्रों में तड़क भड़क पर आने लगी थी। समाज में 10 वर्ष की आयु तक बच्चे प्राय नंगन रहते थे। पुरुष कमीज और तहमत का प्रयोग करते थे। स्त्रियां मैक्सी की तरह का वस्त्र धारण करती थी। नौकर और कृषक, दास दास केवल कमर पर ही एक वस्त्र लपेटते थे। आभूषण पहनने के शौकीन स्त्री पुरुष दोनों थे। आभूषणों में कंगन, कमरबंद, पायजेब, चूड़ी, अंगूठी, कंठार, कुंडल आदि पहने जाते थे। उच्च वर्ग के लोग बहुमूल्य आभूषण पहनते थे। अगला पॉइंट है निवास स्थान। मिस्र में उच्च वर्ग के लोगों के निवास स्थान तथा जनसाधारण लोगों के निवास स्थान में बहुत अंतर था। उच्च वर्ग के लोग सुंदर तथा हवादार महलों में निवास करते थे। उनके मकान में विभिन्न रंगों के पर्दे लगे रहते थे और नीचे फर्श पर कालीन व दरियाँ बिछी रहती थी। उनके मकानों में पलंग, मेज, कुर्सी, गद्दे, अलमारियां, बहुमूल्य वस्तुएं, सोने, चांदी, तांबे के बर्तन आदि देखने को मिलते थे। उनके घरों के पास उपवन तथा तालाब भी होते थे। इसी प्रकार जहाँ एक और उच्च वर्ग के लोगों के पास सभी प्रकार के वैभवपूर्ण वस्तुएं व सुंदर महल थे, वहीं पर दूसरी ओर जनसाधारण तथा निम्न वर्ग के लोगों पास कच्ची मिट्टी के बने मकान में निवास करते थे। उनके पास जीवन यापन के नाम मात्र की वस्तुएं ही होती थी, जिनमें टूटी चारपाई, स्टूल, कुछ बर्तन इत्यादि। यहाँ तक कि किसान व मजदूर को भरपेट खान भी नहीं मिलता था। अगला पॉइंट आता है श्रृंगार की वस्तुएं। मिस्र में श्रृंगार करने का शौक स्त्री पुरुष दोनों को था। उस समय विभिन्न प्रकार के सुगंधित तेल तथा इत्र आदि का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां
सुंदर दिखने के लिए विभिन्न प्रकार के बालों में जूड़े बांधती थी और लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश आदि लगाती थी। शव के साथ 7 प्रकार की क्रीम, आभूषण, सौंदर्य पेटिका आदि भी रखते थे। इतिहासकारों का मत है कि मिस्र की प्राचीन स्त्रियां विंग भी धारण करती थी। पुरुष आमतौर पर दाढ़ी को काट कर रखते थे और सिर पर बड़ी बड़ी विंग धारण करते थे। फर्राहो भी बड़ी बड़ी विंग धारण करते थे। दर्पण, उस्त्रे, श्रृंगारदानियां पिरामिडों में भारी मात्रा में मिलती हैं। अतः मिस्र के सभी स्त्री पुरुष श्रृंगार के बहुत शौकीन थे। अगला पॉइंट आता है मनोरंजन। खुदाई में प्राप्त विभिन्न अवशेषों में हमें पता चलता है कि मिस्र के लोग अनेक साधनों द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। धनी लोग जुआ खेलते थे तो गरीब लोग कुश्ती लड़ते थे। शिकार मनोरंजन का प्रमुख साधन था। सांड व बाज जैसे पक्षियों को लड़ाना सांडों को लड़ाना, बाज जैसे पक्षियों को लड़ाना तथा मुर्गों को लड़ाना भी शौक था। अश्वारोहण सैनिकों में युद्ध भी मनोरंजन का साधन था। बड़ों की तरह बच्चों को के पालन पोषण व मनोरंजन के साधनों में अंतर था। अमीरों के बच्चे चमड़े की गेंद से खेलते थे तो गरीबों के बच्चे मिट्टी की लकड़ी की गेंद से। नील नदी की धारा में तैरना, नौकायान करना भी मनोरंजन का साधन था। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में नृत्य एवं संगीत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। कवि गीत लिखते थे तथा संगीतकार उन्हें वाद्य यंत्रों पर धुन के रूप में प्रस्तुत करते थे और सवार देते थे। मिस्र की महिलाओं ने नृत्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की प्रमुख भूमिका निभाई है। नृत्य नाटिका द्वारा भी लोग मनोरंजन करते थे। उसके बाद अगला जो हेडिंग आता है वो है मिस्र सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो हमने मिस्र सभ्यता का राजनीतिक या प्रशासनिक और उसके बाद आर्थिक और उसके बाद सामाजिक जीवन कर लिया है। उसके बाद अगला आता है मिस्र का धार्मिक जीवन। तो देवी देवता पहला हेडिंग है धार्मिक विशेषता या जीवन या स्वरूप में। तो पिरामिड कालीन मिस्र की सभ्यता में धर्म का बहुत महत्व था। उनकी राज्य व्यवस्था, साहित्य तथा दर्शन धर्म पर ही आधारित थे। मिस्र के लोग बहुदेववादी थे। प्रत्येक नगर का अलग देवता होता था। मिस्र के राजनीतिक एकीकरण से पहले ऊपरी मिस्र में प्रमुख देवता आमन था जिसका मंदिर थिब्स में था। निचले मिस्र में रे देवता की उपासना की जाती थी। राजनीतिक एकीकरण के पश्चात दोनों देवताओं का भी एकीकरण हो गया। उन्हें अमन रे के नाम से जाना जाने लगा। मिस्र के लोग आकाश तथा पृथ्वी की अनेक रूपों में उपासना करते थे। वे प्रकाश से पृथ्वी पर रोशनी देने वाले सूर्य देवता रे की पूजा करते थे। मिस्र के लोग रात्रि के घोर अंधेरे को मिटाने वाले चंद्रमा सीन, प्रत्येक वर्ष उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली नील नदी की देवी ओसिरिस, उसकी उसकी प्रतिनिधि इसिस, आकाश देवता नूत तथा झरनों, पशु पक्षियों, विविध वनस्पतियों की उपासना भी की जाती थी। मिस्रवासी सूर्य देवता यानी कि रे और नील नदी देवी यानी कि ओसिरस या आइसिस को बहुत प्रधानता देते थे। मिस्र के लोग पृथ्वी को केब देवी और आकाश को नूत देवता के रूप में पूजते थे। वह गाय, कुत्ता, हंस, बैल, बकरी की भी पूजा करते थे। वृक्षों में खजूर की पूजा की जाती थी। पशुओं को मारना पाप समझा जाता था। पशुओं के शरीर पर मनुष्य के चित्र बनाए जाते थे जिसे सफिंक्स कहा जाता है। प्राचीन काल में सूर्य देवता को अमन या रे और या होरस तीनों नामों के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट धार्मिक में आता है मंदिरों के बारे में। तो मिस्र के देवताओं के लिए अनेक मंदिर बनाए गए। मंदिरों में पुजारियों की देखरेख में पूजा कार्य संपन्न होते थे। धनाढ्य लोगों की ओर से मंदिरों को जागीर, दान तथा भेंटें प्रदान की जाती थी। मिस्र में प्रधान पुरोहित स्वयं फर्राहो या राजा होता था। मिस्र के लोग परलोक में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मंदिरों का निर्माण करने व मंदिरों को दान दक्षिणा आदि देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए मिस्र में तंत्र मंत्र आदि भी प्रचलित थे। पुजारी लोग ताबीज बनाकर
खूब धन कमाते थे। अगला पॉइंट आता है धार्मिक में फर्राहो की पूजा। मिस्र के लोग फर्राहो या राजा की पूजा देवता के रूप में करते थे। वे फर्राहो को देवताओं की तरह नश्वर मानते थे, इसलिए फर्राहो की मृत्यु के पश्चात बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे। पिरामिडों में फर्राहो के शव को सुरक्षित रखा जाता था। पिरामिड के अन्य कमरों में उसके साथ खाने पीने की वस्तुएं, आवश्यक सामान आदि रखा जाता था, क्योंकि मिस्र के लोगों का विचार था कि मनुष्य को मृत्यु के पश्चात भी उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जिन वस्तुओं का उपयोग वह अपने जीवन काल में करता था। खुदाई में मिले पिरामिड से हमें फर्राहो के मृत्युलोक के कार्यों के बारे में पता चलता है। फर्राहो के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मिस्रवासी रासायनिक लेप करते थे। अगला आता है नील नदी की पूजा। मिस्र में ओसिरिस नाम का एक आख्यान प्राप्त हुआ है जिसमें नील नदी की खूब प्रशंसा की गई है। इसके अलावा इसमें कृषि कार्यों की एवं फर्राहो के परोपकारी होने का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट आता है पांचवा, विश्वास। मिस्रवासी सर्वाधिक कट्टर परलोकवादी थे। उनका विश्वास था कि टा या का नामक शक्ति मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ रहती है। इसलिए वे मृत्यु के पश्चात अपने संबंधियों के शव के साथ खाने पीने तथा अन्य आवश्यकता वस्तुएं रखते थे। उनकी इस धार्मिक भावना के फलस्वरूप मिस्र में जादू टोना व कर्मकांडों का बोलबाला हो गया और शासक विकास कार्यों की तरफ ध्यान न देकर धार्मिक कार्यों में ही लगे रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने पास स्थायी सेना नहीं रखी। परिणाम स्वरूप सामंतों की शक्ति बढ़ती चली गई और फर्राहो का महत्व नाम मात्र का रह गया। उसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं प्रशासनिक या राजनीतिक विशेषता के बाद हमने आर्थिक विशेषता की, फिर सामाजिक विशेषता की, उसके बाद धार्मिक विशेषता की। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक विशेषता या सांस्कृतिक जीवन या सांस्कृतिक स्वरूप या सांस्कृतिक देन। मिस्र सभ्यता की सांस्कृतिक जीवन देन स्वरूप कहता है। नंबर वन पॉइंट है वस्तुकला। वस्तुकला में सबसे पहले आता है भवन। मिस्र के प्रारंभिक मकान सरकंडे व मिट्टी की सहायता से बनाए जाते थे। छत पुआल एवं घास फूस की होती थी। मिस्र के प्रारंभिक भवनों के अवशेष नष्ट हो गए हैं क्योंकि घरों में लगने वाली सामग्री जल्दी नष्ट होने वाली थी। तृतीय राजवंश के पश्चात मकानों में लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पिरामिड। स्थापत्य कला के इतिहास में मिस्र के पिरामिड भवन निर्माण कला के सुंदर नमूने हैं। यह पिरामिड भव्यता एवं विशालता की दृष्टि से विश्व इतिहास में बेजोड़ सिद्ध हुए। पिरामिड शब्द की उत्पत्ति मिस्री शब्द पी रे मस से हुई है जो किसी ऊंचे निर्माण को स्पष्ट करता है, परंतु व्यवहारिक रूप से पिरामिड का अर्थ मिस्र में निर्मित विशेष प्रकार के भवनों से है। मिस्र में पिरामिड बनाने का प्रारंभिक काल में ही शुरू हो गया था। इस काल में इनका उद्भव व विकास कच्ची ईंटों की समाधियों के रूप में हुआ था। मुर्दों को जमीन में गाड़कर उन पर रेत का ढेर बना दिया जाता था। प्राचीन राज्य युग में गड्ढों एवं रेत के ढेर को ढकने के लिए कच्ची ईंटों की दीवारें बनाई जाने लगी। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार की बड़ी बड़ी समाधियों को जमीन में दफन किया जाता था। ये मस्तबा या मस्तब कहलाई। ये जो बड़ी बड़ी समाधियां जमीन में दफन की गई और ये जो स्वरूप था ये मस्तबा या मस्तब कहलाई। तीसरे राजवंश के फर्राहो जोसेर के वजीर इमहोटेप ने लगभग 2980 ईस्वी पूर्व में सक्कर नामक स्थान पर मस्तबे के ऊपर छोटी होती 5 मंजिलों का निर्माण कराया। इसे सीढ़ीदार पिरामिड कहा गया। नेफ्रू के शासनकाल में सीढ़ीदार भाग को दार बना दिया गया और यह पहला पूर्ण पिरामिड था। 1900 ईस्वी पूर्व में खुफू के शासनकाल में गीजा के विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माण हुआ। मिस्र के इन पिरामिडों की गणना विश्व के आश्चर्यों में की जाती है। अगला पॉइंट आता है पिरामिड के बाद
मंदिर। पिरामिडों के अतिरिक्त मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इनका निर्माण मध्य राज्य युग एवं साम्राज्यवादी युग में हुआ। मिस्र के प्रसिद्ध मंदिरों में रानी हटशेपसुट के शासनकाल में बना करनाक का मंदिर और अमनहोटेप तृतीय के शासनकाल में बना लक्सोर का मंदिर भी प्रमुख है। इनसे भी मिस्र की प्रसिद्ध भवन निर्माण कला की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला में मिस्र में वास्तुकला के साथ साथ मूर्तिकला का भी विकास हुआ। वास्तुकला की भांति विशालता, सुदृढ़ता एवं रूढ़िवादिता मिस्र की मूर्तिकला की विशेषताएं हैं। समाधियों की खुदाई से पत्थर, लकड़ी एवं धातु की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें शासक वर्ग, सामान्य वर्ग एवं पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं। मूर्तियों के आकार प्रकार के पीछे एक विशेष उद्देश्य था। इनके द्वारा राज्य एवं फर्राहों की शक्ति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कला की दृष्टि से खुफू की बैठी मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। पत्थर की मूर्तियों में नरसिंह की मूर्ति जो स्फिंक्स के रूप में है प्रसिद्ध है। इस मूर्ति का शरीर जो नरसिंह की स्फिंक्स के रूप में मूर्ति है, इस मूर्ति का शरीर सिंह का तथा मुंह जो बाकी चेहरा था वो राजा या फर्राहो का था। यह विशाल मूर्ति गिजा के पिरामिड के पास रेगिस्तान में स्थित है। काहिरा संग्रहालय में सुरक्षित निरीक्षक की मूर्ति को शेख की मूर्ति कहा जाता है। यह मूर्ति लकड़ी की है जिसमें निरीक्षक आज में दंड हाथ में हाथ में दंड लिए हुए अधिकार मुद्रा में कदम बढ़ाते हुए दिखाया गया है। लकड़ी पर तांबा चढ़ाई हुई पेपी प्रथम, लकड़ी पर तांबा जो चढ़ाया हुआ है उस रूप में पेपी प्रथम की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। यह भी काहिरा संग्रहालय में है। उपरोक्त मूर्तियों के अतिरिक्त रानी हटशेपसुट की मूर्ति, थुतमोस तृतीय की मूर्ति, अखनाटन की मूर्ति तथा बर्लिन संग्रहालय में रखी पशु पक्षियों की मूर्तियां भी मिस्र मूर्तिकला का प्रमुख नमूने हैं। अगला पॉइंट आता है चित्रकला के बारे में। मिस्र में चित्रकला का विकास वास्तुकला के सहायक के रूप में हुआ है। कलाकारों ने सजीव चित्र बनाए हैं। चित्र मंदिरों की दीवारों पर, मकानों, पिरामिड आदि पर बनाए जाते हैं। प्राचीन युग की चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना 6 बतखों का चित्र है। बेसी हसन की समाधियों से प्राप्त किसान शिकारी शिकार में बैठी बिल्ली के चित्र तथा हिरण के झुंड उल्लेखनीय हैं। साम्राज्य युग के चित्रों में दलदल में कुटते जंगली बैल, हिरण तथा तालाब में तैरते हुए बतख भी मिस्री चित्रकला का प्रशंसनीय नमूने हैं। अगला पॉइंट आता है संगीत एवं नृत्य कला। संगीत एवं नृत्य कला में मिस्र में संगीत एवं नृत्य कला के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। बंसी, सितार, मृदंग आदि प्रमुख वाद्य यंत्र थे। अमनहोटेप, नोफेट, सनेफेट तथा रैम रिप्रा आदि प्रमुख संगीतकार थे। अमनहोटेप की तुलना अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन से की जाती है। मिस्र के बर्तनों पर नृत्य की मुद्राएं ये सिद्ध करती हैं कि नृत्य कला का भी विकास हुआ था। देवदासियां मंदिरों में देवता के आगे नृत्य करती थी। अन्य कलाओं की बात की जाए तो अन्य कलाओं में मिस्र में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, आभूषण बनाने की कला, लकड़ी का सामान बनाने की कला आदि थी। मिस्र के सुनार, मुकुट, मणिबंध, कंठहार, कर्णफूल आदि सुंदर आभूषण बनाने के निपुण थे। लकड़ी के फर्नीचर, ताबूत आदि भी बनाए जाते थे। मिस्र में बने मिट्टी के बर्तनों की तुलना चीन के कलात्मक बर्तनों से की जाती है। अगला पॉइंट आता है शिक्षा। मिस्र में पिरामिड युग में मिस्र निवासियों ने शिक्षा तथा साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फर्राहो भी
शिक्षा तथा साहित्य में विशेष रुचि दिखाते थे। उन्होंने मिस्र में विभिन्न पाठशाला तथा मंदिरों का निर्माण कराया। प्रारंभिक शिक्षा पाठशालाओं में दी जाती थी। उस समय पाठशालाओं के अतिरिक्त मंदिरों में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। 4 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाता था। मिस्र में शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। उस समय की शिक्षा सदाचार एवं लेखन कला से संबंधित होती थी। प्राचीन काल में मिस्र में ऐसा मत प्रचलित था कि जब तक बच्चों को पीटा नहीं जाता, शिक्षा ग्रहण नहीं करते। इसलिए कहावत प्रचलित हुई थी, छात्रों की पीठ पर कान होते हैं, इसलिए वे तभी सुनते हैं जब उन्हें पीटा जाता था। फराहों के शासनकाल में शिक्षा का बड़ा महत्व था, क्योंकि राज्यों के कार्य को लिपिबद्ध करना तथा व्यापारिक लेन देन का हिसाब रखने के लिए पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी था। पाठशाला व मंदिरों में राजनीतिक, विज्ञान, गणित, धर्म, दर्शन आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय मिस्र में 24 व्यंजन प्रचलित थे। विद्यार्थी लिखने के लिए पेपिरस या कागज पर कलम तथा स्याही का प्रयोग करते थे, और मिस्र के लोग पेपर बनाने के लिए पेपिरस नामक का पेड़ का तना काटकर पट्टियाँ बना लेते थे। गोंद से चिपका कर उन्हें बड़ा कर लिया जाता था, और मिस्र की खुदाई में एक स्थान से ऐसा ही एक पेपर का रोल प्राप्त हुआ है, जो ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। अगला जो पॉइंट आता है वो शिक्षा के बाद साहित्य के बारे में है। पिरामिड युग में दो प्रकार के साहित्य देखने को मिलते हैं, नैतिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। पिरामिड टेक्स्ट मिस्र के धार्मिक साहित्य हैं। पिरामिड ग्रंथावली मिस्र के नैतिक मूल्यों को स्पष्ट करता है। धार्मिक साहित्य में लोक परलोक के महत्व, प्रार्थना, गीत, पूजा, देव देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अमन होटेप जैसे शासकों ने महत्वपूर्ण धार्मिक बातों को अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध कराया। 4000 ईस्वी पूर्व में हेलियोपोलिस के पुजारियों ने मेम्फिस का नाटक नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक मिस्र के लोगों के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट करती है। पिरामिड ग्रंथावली में मात का सिद्धांत दिया गया है। मात बहुत प्रसिद्ध था उस समय, तो इसलिए मात का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्य ग्रंथों तथा नाटकों में वेणी का नरभक्षण स्त्रोत के अलावा ओसिरस का स्त्रोत, अखनाटन का सूर्य स्त्रोत और सिंदबाद विजय जैसी कहानियां भी हैं, जो वहाँ के लिए प्रमुख साहित्य है। अगला पॉइंट है लिपि। आरंभ में मिस्र के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। मिस्र के लोगों ने आवश्यकता के अनुरूप लिपि का आविष्कार किया। उन्हें मृत संस्कार के लिए मंत्रों को कंठ करने तथा भूमि का हिसाब किताब रखने के लिए लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। आरंभ में उनके 2000 चित्राक्षर थे, यानी कि इनके अक्षर थे 2000, और वो चित्रों के रूप में थे। तो इसका मतलब हुआ आरंभ में उनके 2000 चित्राक्षर थे। प्राचीन चित्राक्षर 3 प्रकार के थे, भावबोधक, ध्वनि बोधक और संकेत बोधक। प्रथम राजवंश के शासक नरमेर ने स्लेट पट्टिका का निर्माण कराया, जिसमें भाव संकेतों द्वारा उसकी उपलब्धियों को स्पष्ट किया जाता था। चित्राक्षर लिपि के बाद द्रुत लिपि का आविष्कार हुआ। द्रुत लिपि के बाद वर्ण लिपि का उत्थान हुआ, और वर्ण लिपि में 24 वर्णमालाएं थी। यह केवल व्यंजन थे जिनमें लिपि स्वरों का अभाव था। मिस्र के लोग लिखने का कार्य पेपिरस के कागज पर करते थे। मिस्र के लोग 100 की गिनती को कमल की पत्ती से, 1000 की गिनती को मेंढक से, लाख की गिनती को मानव से व्यक्त करते थे। मिस्र की लिपि को पवित्र लिपि के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस के विद्वान सापेलो ने इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अगला पॉइंट आता है गणित।
गणित मिस्र के लोग गणित से भी परिचित थे। वे 1 से 9 तक की गिनती जानते थे। वे घटा तथा जोड़ से परिचित थे, परंतु गुणा करना मिस्र के लोगों को नहीं आता था। इसके अतिरिक्त त्रिभुज, गोल आकार के क्षेत्रफल निकालना भी उन्हें आता था, परंतु उन्हें दशमलव का ज्ञान नहीं था। उससे अगला पॉइंट आता है खगोल शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र। खगोल शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में मिस्र के लोगों ने बहुत तरक्की की। ग्रह और नक्षत्रों में अंतर करना जानते थे। मिस्र वासियों ने 4226 ईस्वी पूर्व में वार्षिक कैलेंडर की रचना की। वर्ष में 365 दिन, 12 महीने तथा 30 दिन होते थे। मिस्र के लोगों ने छाया घड़ी का निर्माण भी किया। चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी हमें पेपिरस पर लिखी चिकित्सा संबंधी बातों से होती है। मिस्रवासी मृतक के शरीर पर रसायन लगाकर उन्हें स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करते थे। वे पेट की सफाई करना भी जानते थे। वे शरीर को चीरना व फाड़ना धार्मिक अपराध समझते थे। यही कारण था कि मिस्र के अधिकतर लोग जादू टोनों में भी विश्वास करते थे। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में 3 विशेषताएं पढ़ी हैं, प्रमुख रूप से जो है सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा। इससे पहले वाले 2 पॉइंट हमने पढ़े थे, जो राजनीतिक व प्रशासनिक तथा दूसरा आर्थिक, वो पिछली वीडियो में किया था। धन्यवाद।